बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने जाना दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों के बारे में, दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों के आपसी संबंधों के बारे में, आपसी संघर्षों के बारे में, और साथ ही हमने जाना भारत के अपनी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के बारे में कि किन राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध कैसे थे, किन मुद्दों पर विवाद था, किन मुद्दों पर सहयोग था। अब हम लेते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। देशों की पहचान करें। यहाँ कुछ विशेषताएं बताई हैं और हमें पहचान करनी है कि ये कौन से देश की विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। तो ये राष्ट्र हो जाएगा नेपाल। हमने देखा था नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष था, राजा की सेना, माओवादी और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच में। चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश, तो इसको भी हम कहेंगे नेपाल। नेपाल चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ देश है। दक्षिणी एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, तो ये देश हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। दक्षिणी एशिया के केंद्र में अवस्थित इस देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश राष्ट्रों से मिलती हैं, तो वो हो जाएगा भारत। पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी और अब यह गणतंत्र है, तो ये हो जाएगा मालदीव। और अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली, तो ये होगा बांग्लादेश। और एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है, यह भी हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, तो ये हो जाएगा भूटान। यहाँ इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। दक्षिणी एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दक्षिणी एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, तो ये कथन गलत है। दक्षिणी एशिया में हमने देखा एक तरह की राजनीतिक प्रणाली नहीं चलती है। कुछ देशों में बहुत अच्छा और सशक्त लोकतंत्र है, तो कहीं पर लोकतंत्र के लिए उठापटक है। बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये कथन सही है। साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए, ये कथन भी सही है। दक्षिणी एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये कथन भी सही है। प्रश्न संख्या 3, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? तो देखते हैं यहाँ हम कठिनाइयाँ। सैनिक हस्तक्षेप, कट्टरता, आतंकवाद, धर्मगुरु एवं भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक प्रभाव यहाँ पर है। साथ ही सैनिक तानाशाही द्वारा लोकतंत्र के मार्ग में सर्वाधिक रुकावटें यहाँ पर पैदा की गई। और दूसरा, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी यहाँ नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए? अप्रैल 2006 में नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस आंदोलन का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था। संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ और 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य बना लिया। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किसकी भूमिका प्रमुख है? तो श्रीलंका का जातीय संघर्ष है वो 2 वर्गों के बीच में है। श्रीलंका का एक मूल समुदाय है, सिंहली समुदाय, मूल निवासी है श्रीलंका का, और दूसरे भारत से गए हुए तमिल समुदाय है। इनके बीच में श्रीलंका में जातीय संघर्ष है। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में क्या समझौते हुए थे, देखते हैं। 2004 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा की शुरुआत पर दोनों देशों में सहमति बनी। भारत पाकिस्तान के आर्थिक समझौते भी हुए हैं। जुलाई 2015 में रूस के शहर उफा में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हुई तथा दोनों नेताओं ने मुंबई हमले के मुकदमे में तेजी लाने और आरोपियों के आवाजों के नमूने सौंपने पर सहमति बनी थी। ऐसे 2 मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है, और इसी तरह ऐसे मसलों के नाम बताइए जिन पर असहमति है। तो भारत बांग्लादेश सहयोग के
मुद्दे हम देखें तो भारत और बांग्लादेश ने दिसंबर 1996 में गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया था और भारत बांग्लादेश हैं वो आतंकवाद के मुद्दे पर भी हमेशा से एक रहे हैं। विवाद की बात करें तो भारत में अवैध आप्रवास पर ढाका का खंडन और बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन। दक्षिणी एशिया के द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं? भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों को अमेरिका निश्चित रूप से प्रभावित कर रहा है। चीन भी इन दोनों के रिश्तों को प्रभावित कर रहा है। भारत और चीन के रिश्ते में पहले से कुछ सुधार हुआ है, परंतु चीन का पाकिस्तान के साथ भी गहरा संबंध है, जिसके कारण भारत तथा चीन एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पा रहे हैं। चीन के साथ नेपाल की नज़दीकी भारत के रिश्तों में खटास का कारण बन रही है और अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से ही अपने संबंध बेहतर बनाए हैं। अमेरिका ने दोनों देशों के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाकर अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाया है और साथ ही दोनों देशों द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाना भी इसी का परिणाम था, अमेरिकी प्रभाव था। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। दक्षिणी एशिया की बेहतरी में दक्षेस ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखते हैं। दक्षिणी एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस की भूमिका को हम देख लेते हैं। तो दक्षेस के सदस्य देशों ने 2002 में दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें पूरे दक्षिणी एशिया के मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा है। इसने आर्थिक विकास को गति प्रदान की। इससे सदस्य राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे पर से विभिन्न प्रकार के कर हटाने से व्यापार को बढ़ावा मिला। आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग से सार्क देशों के संबंधों में अधिक मजबूती आई है। साथ ही सार्क की सीमाओं की हम बात करें तो भारत पाकिस्तान के कटु संबंध हैं वो सार्क की सबसे बड़ी सीमा है। सार्क के सदस्य देश भारत जैसे बड़े देश पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं रख पाते हैं। सार्क के अधिकांश देशों में आंतरिक अशांति और अस्थिरता है, जिसके बारे में हमने जाना ही था कि बार बार वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें गिरा दी जाती हैं। सार्क के देशों में अनपढ़, बेरोजगारी और गरीबी है, जो कि इसकी सफलता के लिए एक बाधा का कारण बनती है। हम सफलता के लिए क्या सुझाव देंगे सार्क की सफलता के लिए? कि भारत पाकिस्तान को अपने संबंधों को सार्क से दूर रखना चाहिए और सार्क की सफलता के लिए शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास आवश्यक है और सार्क के देशों को आपसी मतभेदों को सुलझाकर आपसी विश्वास को बढ़ाना होगा, आपसी सहयोग को बढ़ाना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह क्षेत्र एकजुट होकर अपना प्रभाव नहीं जमा पाते। इस कथन की पुष्टि में कोई भी दो उदाहरण दें और दक्षिणी एशिया को मजबूत करने के लिए अपने उपाय सुझाएं। तो देखिए, दक्षिणी एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास रखते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह क्षेत्र एकजुट नहीं हो पाता है। उदाहरण हम लें तो भारत और पाकिस्तान का आपसी अविश्वास। परमाणु शक्ति संपन्न होने पर भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका प्रभाव कम होता है। दक्षिणी एशिया के छोटे देश हैं, वो भारत पर संदेह रखते हैं, शक करते हैं कि वह उनकी कमजोरी का लाभ उठा रहा है। अब दक्षिणी एशिया को मजबूत बनाने के लिए क्या सुझाव है? कि भारत पाकिस्तान अपने विवादों का पुख्ता हल निकालें और सभी देश एक दूसरे का विश्वास करें, एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे का विश्वास जीतें और एक दूसरे का विश्वास बनाए रखें। छोटे मोटे मसलों को आपसी बातचीत द्वारा तुरंत हल कर लिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी एशिया के देश भारत को एक बाहुबली समझते हैं, जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहता है और इसके अंदरूनी मामलों में दखल देता है। इन देशों की ऐसी सोच के लिए कौन कौन सी बातें जिम्मेदार हैं? तो देखिए, क्यों ऐसा सोचते हैं जो छोटे राष्ट्र हैं दक्षिणी एशिया के, कि भारत उन पर दबदबा जमाना चाहता है, भारत उन पर दादा की तरह व्यवहार करना चाहता है। भारत का विशाल आकार है और साथ ही भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। ऐसे में अपेक्षाकृत छोटे देशों को और भारत के इरादों को लेकर संकालु सोच का होना आश्चर्यजनक नहीं है।
भारत दक्षिणी एशिया की सर्वाधिक शक्तिशाली परमाणु और सैन्य शक्ति है और भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था भी है। भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और छोटे देशों को लगता है कि दक्षिणी एशिया में भारत अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, भारत कहीं कि अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। तो देखिए हमने इस अध्याय के प्रश्नोत्तर, उम्मीद है आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। हमने जाना दक्षिणी एशिया के बारे में, हमारे क्षेत्र के बारे में, हमारे भारत के आसपास बसे हुए सभी छोटे राष्ट्र, 7 राष्ट्रों की हमने बात की जो कि दक्षिणी एशिया में शामिल होते हैं। और भारत की भौगोलिक रूप से अवस्थिति ऐसी है कि भारत इस क्षेत्र के मध्य में स्थित है और इन सभी राष्ट्रों से भारत की सीमाएं लगती हैं। तो इस वजह से इन सभी राष्ट्रों के साथ भारत के सहयोग के भी रिश्ते हैं और छोटे मोटे विवाद भी होते रहते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, अगर दक्षिणी एशिया के ये राष्ट्र एक मंच पर आकर एकजुट होकर आपसी विवादों को भुलाकर एक समझौते के साथ, एक एकता के साथ, एक सहयोग के साथ विश्व मंच पर अगर प्रस्तुत होते हैं तो निसंदेह है ये एक बहुत ताकतवर कहें कि संगठन बनकर उभर सकता है और इन राष्ट्रों को आपसी सहयोग के द्वारा ये भी अपने विकास की गति को, प्रगति को और तेज और तीव्र कर सकते हैं। धन्यवाद।